नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म का थोड़ा पार्ट जो बचा है वो, और उसके आगे हम शुरू करेंगे मगध एम्पायर को। फिर हम सिकंदर के भारत आगमन तक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो राजगृह जाते हैं, राजगृह से फिर कपिलवस्तु अपने घर जाते हैं, अपने घर में वो भिक्षा मांगते हैं। उसके बाद वो वापस जाते हैं। फिर उस अपने घर में भिक्षा मांगने के बाद सप्त राजधर्म त्यागने के बाद, क्योंकि बोलते हैं कि जो साधु बनता है संन्यास लेता है, संन्यास लेने के बाद एक बार अपने घर जाते हैं भिक्षा लेने। तो भिक्षा लेने के पश्चात वापस आते हैं वो कुशीनगर में। फिर वो अपना आगे का जीवन जो भी बौद्ध धर्म में अपने प्रचार प्रसार करते हैं वो अपने ज्ञान का। तो कुशीनगर में संबद्ध नाम के व्यक्ति के यहाँ उपदेश देते हुए उपदेश देते हैं। सुब्बद नाम का एक व्यक्ति है, उसके उपदेश देते हैं कुशीनगर में। और यहाँ दूषित खाना, दूषित मतलब एक शुकर मतव होता है, मशरूम होता है, वो एक दूषित मशरूम होता है। वो खाने के बाद वो तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसको मृत्यु होती है 483 BC में, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो मृत्यु की घटना है गौतम बुद्ध की, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जो पहला उपदेश दिया था उन्हें, जो पहला उन्होंने उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उपदेश मतलब शिक्षा। जो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे वो ये दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। ये है 4 उनके आर्य सत्य थे। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। तो जो दुख और दुख का कारण है वो काफ़ी निराशावादी, वो कहते हैं कि निराशावादी कारण होते हैं दुख और दुख का। और दुख का कारण उन्होंने बताया था ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आकर्षण, ये सब कारण हैं दुख के। और अष्टांगिक कार्य, अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने दुख का जो निवारण है उसको एक अष्टांगिक मार्ग बताए थे। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि दुख को कैसे हम दूर कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग। और दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा चौथा उनका क्या था, सत्य था। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? 8। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी सम्यक दृष्टि मतलब आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, संकल्पित होनी चाहिए आप जीवन में, वाक आपकी वाणी में वो होनी चाहिए, आपकी क्या सम्यक वाणी होनी चाहिए, सदाचारी जीवन होना चाहिए, जीवन काफ़ी सरल होना चाहिए आपका। कार्य जो है संतुलित होना चाहिए, समय भी है मतलब कार्य हमेशा संतुलित होना चाहिए, मतलब अच्छा सही कार्य होना चाहिए। कर्म होने चाहिए, सही कर्म होने चाहिए। सही स्मृति, आपके मन में कुछ भी गलत स्मृति ना हो, सही स्मृति होनी चाहिए। और ध्यान, और आपको ध्यान लगाना चाहिए जीवन में। इन सब कारणों से अगर आप ये सब कार्य करेंगे, इन मार्गों पर चलेंगे, तो आप दुख का निवारण खोज देंगे या आप दुख से दूर हो जाएंगे। अब ये तो सम्यक, ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हो गए। अब बौद्ध सम्मेलन की बात करते हैं। बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध संगीति बोलते हैं इसको। कितने हुए थे बौद्ध काउंसिल? 4 काउंसिल हुई थी बौद्ध काउंसिल। अब उसमें एक शॉर्टकट है, जैसे AK RVPK, इसको भी याद रख सकते हैं। जो AK है वो रूलर्स के नाम हो गए, और RVPK जो है प्लेसेस के नाम हो गए। जैसे पहला बौद्ध संगीति हुई थी, जो राजा था ए से अजात शत्रु था उस समय। और जो जगह थी वो आर से, नीचे आर देखिए, राजगिरी, ये इसको देखिए आप, अजात शत्रु। और जगह थी राजगिरी, जो 483 BC, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय। तो उस समय जो प्रेसिडेंट के, जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो है महाकश्यम थे, महाकश्यम। अब दूसरी थी कालाशोक, जो रूलर थे कालाशोक थे, ये कालाशोक। और वी से वैशाली, कालाशोक थे और वैशाली, जो 583 के 100 साल बाद 383 BC में सर्वगामिनी जो इनके अध्यक्ष थे इस सम्मेलन के। तीसरा है AP, तीसरा है AP, ए से अशोक और पी से पाटलिपुत्र। तो जगह राजा थे अशोक, जगह थी पाटलिपुत्र। अब उससे 250 BC, धीरे धीरे हम और नज़दीक आ रहे हैं, 250 BC, लगभग 77 साल बाद हुई। पाटलिपुत्र में अशोक था, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे तिश। चौथी जो सम्मेलन हुआ, यह देखिए KK, यह है KK, यह है कनिष्क और कुंडलवन,
कश्मीर में है। तो कनिष्क राजा थे, कुंडलवन जगह पे हुई है। तो ये हुई फर्स्ट सेंचुरी में। इसके जो अध्यक्ष थे वासुमित्र थे। 4 जो बौद्ध सम्मेलन थे या बौद्धिक संगीत, बौद्ध संगीति थी, उन सब का ये है विवरण। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, झारखंड। झारखंड है क्या? अब वर्तमान में झारखंड कौन सा क्षेत्र है? जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो पूरा एरिया है वो मगध के अंदर आता था। और मगध एक बहुत ही पावरफुल जो कहते हैं किंगडम था, बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कितना पावरफुल था और क्या क्या उस किंगडम में राजाओं की कैसे कैसे राजा बने, कैसे कैसे राजाओं की हत्याएं हुई, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 6 सेंचुरी BC से कैपिटल थी इसकी पहले राजगृह। राजगृह से कैपिटल चेंज हुई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से चेंज हुई वैशाली। वैशाली से फिर दोबारा आई पाटलिपुत्र। अब ये सब राजाओं ने चेंज किए। अब क्यों किया है उसका रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज़, मतलब कौन कौन से इसमें वंश साम्राज्यों ने इस पे राज किया, इस मगध साम्राज्य पे। इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ डेंसिटी बोलते हैं, बहादुरथ डेंसिटी के, बहादुरथ डायनेस्टी के, सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, डायनेस्टी के, बहादुरथ डायनेस्टी के। तो इसके क्या थे? फाउंडर थे बहादुरथ डायनेस्टी। और जो एक्चुअल फाउंडर थे हर्यक, हर्यक वंश के, जो उसको बोलते हैं कि एक्चुअली जिन्होंने मगध को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। मगध तो था पहले से, लेकिन मगध को जो बड़ा जो नाम है उसका, बड़ा साम्राज्य, उसके एक्चुअल फाउंडर बोलते हैं हर्यक वंश को। अब उसके बाद आए बहादुरथ के बाद हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, और नंद वंश के बाद आया सिकंदर का इन्वेजन हुआ था भारत में। उसके बाद आया मौर्य डायनेस्टी। तो ये सब हम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, पढ़ेंगे आगे। तो मगध एम्पायर जो है 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे मोस्ट पावरफुल था मगध। अब इसका एक्सपेंशन यूज़ ऑफ 3 पॉलिसी, इसने अपना जो राज्य बढ़ाया मगध साम्राज्य ने 3 पॉलिसी से बढ़ाया। मैरिज पॉलिसी, फ्रेंडशिप पॉलिसी और युद्ध पॉलिसी। मतलब राजाओं से, अन्य राजाओं से अपने संबंध बनाओ, शादी करके वहाँ की जो राजकुमारियाँ हैं उनसे शादी करो और उन्हें अपने रिश्तेदार बना दो। फ्रेंडशिप पॉलिसी, कोई राजा अगर पावरफुल है तो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा दो और किसी प्रकार का युद्ध उस राज्य से ना करो। और युद्ध नीति, कोई कमज़ोर आपके सामने टिकता है तो उस पर हमला करो। ये थी इसकी 3 नीतियाँ। अब देखते हैं मगध के राजवंश, डायनेस्टीज ऑफ मगध। फाउंडर थे बहादुरथ, एक्चुअल फाउंडर हर्यक। तो हर्यक, अब पहले हम जिसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो बहादुरथ डायनेस्टी थी वो होती महाभारत के टाइम पे, जिसकी कि इतनी जानकारी हमें है नहीं। मगध का इतना बड़ा वो नहीं था वहाँ की, मतलब होता नहीं, इतना पावरफुल नहीं बताया गया था महाभारत में। तो जरासंध, तो बहादुरथ के जो पुत्र थे जरासंध, इनका जिक्र हुआ है इसमें। इस समय ये मगध में कब्जा, मतलब मगध के राजा थे। महाभारत के समय जरासंध का कुश्ती युद्ध भीम के साथ हुआ था। भीम उसके पैरों को चीरता था लेकिन वो फिर से जुड़ जाते थे, क्योंकि उससे क्या था, वरदान था एक। तो कृष्ण ने उन्हें कहा था कि इसके पैरों की दिशा को अलग अलग चीर कर अलग अलग दिशा में फेंको, तो वो पैर को दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे। तो उनका जिक्र था इसमें, किसका? जरासंध का जिक्र था। वो किस वंशज थे? बहादुरथ वंशज थे। अब जो एक्चुअल फाउंडर थे हर्यक, जिनका की चर्चा है, जिनकी जहाँ से शुरू होता है एक्चुअली एक मगध साम्राज्य का शुरू होता है, तो उसके जो राजा थे वो थे बिम्बिसार। और बिम्बिसार के अंतर्गत क्या आते हैं? 80,000 गाँव आते हैं बिम्बिसार के अंतर्गत। और इनको जो टाइटल, जो बिम्बिसार को टाइटल थे वो थे श्रोनिक। श्रोनिक मतलब जिसे दूर तक सुना जाए, मतलब जिनकी दूर तक सुनी जाती थी। क्षेत्रोजस था, मतलब जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, बहुत लंबा क्षेत्र आता है। तो ये 2 उपाधि मिली थी बिम्बिसार को। नेक्स्ट रखते हैं बिम्बिसार की 3 नीतियाँ। विवाह नीति, इन्होंने माँ कौशला से शादी की, जो कि गए दहेज में इन्हें मिला पूरा काशी। इन्होंने की माँ कौशला से शादी, जो कि कहाँ की थी? राजकुमारी काशी की थी। इन्हें दहेज में मिला पूरा काशी। ये राजा प्रसेनजीत की बहन थी। कौन सी? माँ कौशला राजा प्रसेनजीत की बहन थी। तो राजा ने क्या किया, इन्हें काशी दिया पूरा दहेज में, कि काशी में भी आपका राज जाएगा। जो राजा प्रसेनजीत की बेटी है वो है वजीरा। अब इनका भी जिक्र आएगा आगे। और इन्होंने शादी, बिम्बिसार की शादी के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने चेलना से भी शादी की, राजा चेतक की पुत्री थी। प्रिंसेस क्षेमा से भी शादी की इन्होंने। ये भद्र देश, जो अभी वर्तमान पंजाब क्षेत्र है, भद्र देश की राजकुमारी थी।
और लगभग लगभग कहते हैं इनकी 500 रानियाँ, इनकी चर्चा है कि इनकी 500 रानियाँ हैं, पुराणों में चर्चा है। अब दूसरी थी मित्र नीति, मतलब गांधार और अवंती के साथ इन्होंने मित्रता की क्योंकि वो पावरफुल हो रहे थे। युद्ध नीति, अंग देश के साथ युद्ध किया क्योंकि वो कमज़ोर देश था। तो बिंबिसार का पहला बेटा जो है अजातशत्रु था, और बिंबिसार के दूर का भतीजा जो भगवान गौतम बुद्ध इनके रिश्ते में आते थे, ये दूर का भतीजा था गौतम बुद्ध, जिसे इन्होंने क्या किया था, वेणुवन विहार ध्यान में दिया था। अब उस वेणुवन विहार के कारण ही बिंबिसार की मृत्यु आप कह सकते हैं हुई है, वहीं से चिंगारी हो गई थी। तो बिंबिसार के चचेरे भाई देवदत्त ने अजातशत्रु को भड़काया, बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु राजगद्दी पे बैठा। तो देवदत्त ने भड़काया कि ये तो गौतम बुद्ध को पूरा एक विहार दे दिया इन्होंने, वेणुवन दे दिया है पूरा, ऐसे करते करते अपना पूरा साम्राज्य लुटा देंगे और तुम अगले राजकुमार हो, अगर तुमने जल्दी से राजगद्दी पर नहीं बैठे तुम, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे, सब दान कर देंगे। तो अजातशत्रु क्या करता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है और फिर अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। फिर आगे क्या होता है कि अजातशत्रु की भी हत्या उसका बेटा करता है। तो ये डायनेस्टी जो है पितृहंता थी, इसको पितृहंता डायनेस्टी भी बोलते हैं। मतलब इसमें बेटों ने राज किया है, लेकिन कब राज किया, अपने पिता की हत्या करने के बाद। तो इसे पितृहंता डायनेस्टी कहते हैं। अब बिंबिसार के बेटा था अजातशत्रु, अपने फादर की आत्महत्या करके राज तिलक करता है अजातशत्रु। इसके समय युद्ध को महापरिनिर्वाण मिली थी, मतलब 483 BC में जब युद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उस समय मगध का राजा था अजातशत्रु। राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में पहली बौद्ध संहिता हुई। जो राजगृह में सप्तकर्णी गुफा है वहाँ पहली बौद्ध संहिता हुई, और उस समय राजा कौन थे, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने नया शहर पाटलिपुत्र बनाया और उनकी वाइफ थी वजीरा। अब वजीरा कौन है, वजीरा थी ऊपर प्रसेनजीत की बेटी। अब इनकी भी एक स्टोरी है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए अजातशत्रु का बेटा था उदयन, उदयन बोल सकते हैं, उदयन। तो अजातशत्रु इसने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी, और इसने क्या कर दिया, जो अजातशत्रु ने नया शहर बसाया था पाटलिपुत्र, इसने उस पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी। किसने, उदयन ने। अब उदयन का बेटा था अनिरुद्ध ने भी अपने पिता की हत्या की। फिर अनिरुद्ध के बाद आया मुंडक के बाद नागादशक आया, नागादशक का शिशुनाग आया। तो ये सब क्या थी, पूरी शिशुनाग राजा तक क्या थी, इस जो बिंबिसार जो ये चल रही है वर्तमान में। अब ये देखिए दोस्तों, जो हर्यक डायनेस्टी थी वो शिशुनाग तक तो हो गई। तो आगे डिस्कस करते हैं। कौशल राजा प्रसेनजीत, जिसकी बहन की शादी बिंबिसार से हुई, माँ कौशला थी नाम, और दहेज में काशी बिंबिसार के अधीन। लेकिन अधीन क्या, तो उन्होंने काशी को दहेज में दे दिया, किसको, बिंबिसार को, क्योंकि अपनी बहन की शादी कराई थी बिंबिसार से, माँ कौशला की। लेकिन अब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो क्या कर दिया, प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, क्योंकि हमने दहेज में तो उसने बिंबिसार को दी थी, लेकिन राजा अब अजातशत्रु था, और अजातशत्रु ने हत्या की थी अपने बाप की, अपने पिता की। तो फिर अजातशत्रु ने कौशल पर हमला कर दिया, और अजातशत्रु को प्रसेनजीत ने कैद कर दिया। हमला किया और वो कैदी बन गया। लेकिन राजा प्रसेनजीत की बेटी वजीरा अजातशत्रु से प्रेम करती थी, तो प्रसेनजीत की ने बेटी की सुनकर अजातशत्रु के साथ उसका विवाह कराकर कौशल, काशी सब अजातशत्रु को ही दे दिया लास्ट में। अब अंतिम राजा था इसमें, नागदशक की हत्या के बाद सेनापति शिशुनाग कर देता है। तो शिशुनाग नहीं था, नागदशक इसका अंतिम राजा था। हर एक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। उसका कमांडर शिशुनाग ये करता है इसकी हत्या। अब शिशुनाग जो है सेनापति था, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। क्योंकि शिशुनाग सेनापति था, वो देखता था कि राजा उतना पावरफुल नहीं है और कोई भी हमारे राज्य को, जो भी उसका रीज़न होगा, तो उसने हत्या करके अपने आप को क्या कर दिया, अपने वंश को वहाँ काबिज कर दिया। तब अब नई डायनेस्टी शुरू होती है, शिशुनाग डायनेस्टी। अब कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र तक थी। जो बिंबिसार के बेटे ने पाटलिपुत्र चेंज की थी, बिंबिसार का बेटा नहीं, अजातशत्रु का बेटा उदयन ने पाटलिपुत्र कर दी थी कैपिटल। लेकिन पाटलिपुत्र से दोबारा कैपिटल कब ले आया गया, वैशाली। किसने, शिशुनाग ने वैशाली ले गया।
अब शिशुनाग ने अपनी डायनेस्टी रख दी तो उसका बेटा हुआ कालाशोक। कालाशोक को वैशाली पसंद किया, उसने दोबारा पाटलिपुत्र बना दी राजधानी। अब पाटलिपुत्र कैपिटल पाटलिपुत्र बना दी। तो कालाशोक के टाइम पे ही जब कालाशोक राजा था तो वैशाली वैशाली में क्या है दूसरी बौद्ध संहिता हुई 383 BC में। अब से ऐसे ही चलता रहा, आराम से इनकी डायनेस्टी चलती रही। तो शिशुनाग डायनेस्टी का अंतिम राजा था महानंदीन। अब महानंदीन की भी अलग स्टोरी है, इसने अपने वंश को कैसे डुबाया। इसके थे 10 बेटे। 10 बेटे तो थे लेकिन एक दासी थी, उसके साथ भी इसके संबंध थे। उसका उस दासी से भी एक बेटा था जिसका नाम था महापद्मानंद। ठीक है। तो क्या करता था माँ, उसने अपने माँ जो दासी जी के जो अपना बेटा हुआ था दासी से, उसको बना दिया नाई, राजा का नाई बना दिया उसको। और और जो पद्मानंद था उसके भी 10 बेटे हुए। तो उस दस उन उसने क्या किया, उन 10 बेटों को भी अपने जो 10 बेटे थे उनका सेवा में लगा दिया, ये नाई का रूप नाई बना दिया उनको। तो महापद्म और उसके 10 बेटों ने सोचा कि क्यों ना अब हम अपना वंश आगे बढ़ाएं, क्यों मतलब अपनी डायनेस्टी खड़ी करें, क्योंकि राजा तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर नहीं रहा, क्योंकि हम भी उसी के खून हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर नहीं रहा। तो महापद्मानंद प्लस 10 बेटों ने राजा महानदीन महानंदीन ने उनके 10 बेटों की हत्या कर दी और खुद की नई डायनेस्टी वहाँ काबिज कर दी। खुद राजा बन गए, हत्या करके खुद राजा बन गए। अब नई डायनेस्टी आ गई, नंद डायनेस्टी, जो महापद्मानंद की डायनेस्टी थी। उसका सबसे छोटा बेटा था घनानंद। तो जब वो राजा था घनानंद, तो उसी समय जो है ईरानियन इन्वेजन होता है, फिर बड़ा इन्वेजन होता है ग्रीक इन्वेजन, मतलब अब आता है सिकंदर, इसी के टाइम पर आता है। हालांकि वो मगध पर हमला नहीं करता है, मगध बहुत बड़ा राज्य बन जाता था, तब तक भारत का सबसे बड़ा राज्य मगध रहता है उस टाइम पे। लेकिन अलेक्जेंडर थर्ड यानी सिकंदर मगध पर कब्जा नहीं करता, मगध के दरवाजे तक आता है वो, लेकिन हमला नहीं करता। लेकिन इसके जब ये राजा था उस समय आया, तो क्या होता है कि फादर जो सिकंदर के फादर है वो है फिलिप, जो किंग ऑफ मैसेडोनिया है। उनकी मदर है ओलंपिया, उनसे होता है उनका बेटा सिकंदर 356 BC में। तो सिकंदर का नाम रहता है अलेक्जेंडर थर्ड और इसका बर्थ प्लेस रहता है पहला मैसेडोनिया में। गुरु कौन रहते, गुरु रहते हैं इसके अरस्तु या एरिस्टोटल एरिस्टोटियल, इंग्लिश में एरिस्टोटियल बोलते हैं और हिंदी में अरस्तु, इनके गुरु रहते हैं। तो ये 20 साल की उम्र 336 BC से ये क्या करते शुरू कर देते हैं राज करना। और 331 में ये लड़ते हैं अरबेला से। अरबेला मतलब ईरानियन एम्पायर होता है। तो ईरानियन एम्पायर जीतने के बाद वो बहुत पावरफुल एम्पायर होता है। इनका नाम पड़ता है द ग्रेट अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये नाम पड़ता है इनको, द ग्रेट इनके बाद इस युद्ध के बाद लगता है इनका। तो जैसे ये वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पर है मैसेडोनिया, ये रहा, ये पूरा का ये वाला पार्ट है मैसेडोनिया। तो हमारा मैसेडोनिया ये रहा, इतना छोटा पार्ट है, ये पूरा ग्रीक एम्पायर है और मैसेडोनिया एक छोटा सा पार्ट है। बाद में पूरा ग्रीक एम्पायर में कब्जा करता है अलेक्जेंडर थ्री। तो क्या करता है, धीरे 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 यहाँ से लड़ता है, यहाँ से लड़ता है, ये अरेबिला में जाता है, इससे लड़ता है। जैसे इससे जीता तो उसका नाम क्या पड़ता है, ग्रेट पड़ता है। इसके जीतने के बाद ये दादाजी बढ़ता है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए इसकी जो माता जी है उन्होंने कहा था कि एक देश है भारत, उस देश को जीतना है, वो देश सबसे मतलब पावरफुल है। तो उस समय इंडिया बहुत पावरफुल रहा हुआ, लेकिन इंडिया ने बाहर एक्सपेंशन नहीं किया, इस कारण से वहाँ तक चर्चा थी इंडिया की। अब क्या है 331 BC में, 331 में जब अरबिला के साथ युद्ध होता है, मतलब ईरान के साथ युद्ध होता है, तो अलेक्जेंडर प्लस दारा थर्ड इसका युद्ध होता है और जीत जाता है। उससे पहले वो तुर्की, सीरिया, काफ़ी जगह जीत जाता है। इन सब देशों को जीतने के बाद ये एंट्री करता है भारत में ये एंट्री करता है। तो भारत में शुरू में तो बहुत सारे देश होते हैं, जैसे राजा होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है नीचे मगध डायनेस्टी, किंग होता है हमारा घनानंद होता है, घनानंद। तो क्या क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले होता है इंडस रिवर के हिसाब से होता है, इंडस, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। ये है इंडस, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये सब रिवर है।
तो सबसे पहले ऊपर वाला है, ये है तक्षशिला एम्पायर, सबसे ऊपर वाला ये, सॉरी ये है कि यह है तक्षशिला एम्पायर, सबसे ऊपर वाला ये वाला। इसके नीचे आता है हमारा झेलम, इंडस नदी और झेलम नदी के बीच में ये वाला एम्पायर, यह है हमारा पोरस का एम्पायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है ये भी। इसके नीचे आता है रावी नदी, फिर व्यास, फिर सतलुज, और बहुत सारे एम्पायर आते हैं आगे, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे मलय एम्पायर आता है, सिकंदर घायल हुआ यहाँ पर। अश्मक आता है, महिलाओं ने हथियार उठाया। अक्सलाई आता है, महिलाएं अक्सलाई आग में कूदी। पोर्टल आता है, इसके बाद आर्मी और ने व्यास को पारगण से मना कर दिया। तो क्या होता है, लड़ते लड़ते तक्षशिला जीत जाता है। सबसे पहले तक्षशिला जीतता है, फिर आता है पोरस से लड़ने। तो पोरस क्या करता है, पोरस लड़ता है इससे, पोरस हारा कि हार जाता है, लेकिन वो लड़ता है और इसमें चोट काफ़ी लगती है उसको। तो पोरस मतलब काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी सेना काफ़ी ज़्यादा घायल होती है पोरस की लड़ाई में। पोरस के बाद आता है नीचे, नीचे आता है मलय, बहुत सारे। तो मलय में पहली बार सिकंदर घायल होता है, पोरस की लड़ाई में थक जाता है, सिकंदर घायल होता है मलय की लड़ाई में। फिर आता है अश्मक, अश्मक में क्या होता है, महिलाएं हथियार उठा देती है। उसके नीचे एक और किंगडम आता है अश्मक किंगडम, अश्मक में महिलाएं हथियार उठाती हैं। फिर उसके नीचे आता है अक्सलाई, यहाँ महिलाओं ने आग में कूद जाती है कि दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन के आने से पहले ही कि आग में कूद जाती है। फिर आती है, इसके बाद आता है कि व्यास नदी, ये देखिए व्यास नदी, इस व्यास नदी को इसकी आर्मी क्रॉस करने से मना कर देती है कि हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत नुकसान हो चुका है आर्मी को। तो आर्मी मना करती है, तो सिकंदर ही बोलता है चलो ठीक है आगे नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। तो यहाँ से जो है वापस लौट जाते हैं और मगध एम्पायर बच जाता है, हमला होने से बच जाता है। हालांकि मगध एम्पायर खुद में पावरफुल रहता है, लेकिन ये राजा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है, तो इस कारण मगध एम्पायर बच जाता है। अब अलेक्जेंडर ने व्यास रिवर को पार नहीं किया, तो वापस जाते समय सिकंदर ने कई शहर बनाए। सबसे पहले झेलम नदी पर बनाए निकाय, निकाय मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत का शहर। फिर बनाया बुकेशाला, बुकेशाला अपने घोड़े के नाम पे बनाया। फिर सिंधु नदी में सिकंदरिया एक शहर है वो बनाया। फिर आता है नील नदी में अलेक्जेंड्रिया शहर बनाया। अब सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 BC में, बेबीलोन में, इराक में भी। तो सिकंदर की मृत्यु कभी 323 में बेबीलोन, वापस लौटते हुए अपने किंगडम की ओर वापस जा रहा था, बीच में मौत हो गई। तक्षशिला में शासक अम्भी ने उसके साथ सामने समर्पण किया। जो तक्षशिला के शासक अम्भी थे, उन्होंने क्या किया, समर्पण किया। ओहिंद में सिंधु नदी पर सिकंदर ने एक पुल का निर्माण कराया। मालवा के साथ लड़ते हुए सिकंदर घायल हो गया, तो उसकी मृत्यु का कारण यही था कि वो घायल था काफ़ी टाइम से, लेकिन लड़ते लड़ते और आगे भी लड़ रहा था, तो इसलिए क्या हो कि उसकी मृत्यु हो गई। अब भारत में 19 महीने तक रहा सिकंदर, भारत में कितने महीने तक रहा, 19 महीने तक। तो दोस्तों यही ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।